राजा का बेटा उदय और मंत्री का बेटा विनय दोनों मित्र थे। दोनों ही बचपन से साथ साथ बड़े हुए। दोनों में बहुत सच्ची मित्रता थी। उदय जहाँ कहीं भी जाता विनय भी उसके साथ जाता। उदय भी विनय के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। एक दिन दोनों दोस्त शिकार खेलने जंगल में गए। दोनों सारा दिन जंगल में घूमते रहे पर शिकार तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिखा। दिन ढलता जा रहा था और दोनों बहुत थक चुके थे। दोनों ने निराश होकर घर जाने का विचार किया। उसी समय थोड़ी दूर पर उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई दिया। हालांकि दोनों थके हुए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी, पर हाथ आए शिकार को छोड़ना उन्हें सही नहीं लग रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे उस जंगली सुअर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सुअर ने उनके कदमों की आहट सुनी, वो तेजी से भागा। दोनों मित्र उसका पीछा करने लगे। सुअर आगे आगे जा रहा था और दोनों उसके पीछे पीछे। दोनों बहुत थके हुए थे, फिर भी वो उस सुअर के शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो गया और सुअर बचकर निकल गया। दोनों दोस्त भी काफ़ी आगे निकल आए थे और थकान के कारण वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दोनों ही पास के एक पेड़ के नीचे बैठे। उदय को नींद आ रही थी। उसने विनय से कहा कि हम सुबह चलेंगे। विनय को भी उसकी बात पसंद आ गई। दोनों मित्र पेड़ के नीचे लेट गए। उदय को तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन विनय ये सोचकर जगता रहा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। जिस पेड़ के नीचे दोनों लेटे थे, उस पेड़ के ऊपर एक तोता और एक मैना बैठी थी। जब रात हो गई तो मैना ने तोते से कहा कि कोई बात बताओ जिससे कि रात कट जाए। तोता बोला, अपने बारे में बताओ या किसी दूसरे के बारे में। मैना बोली, अपने बारे में कभी और बताना, अभी तो इनके बारे में बताओ जो इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। विनय उनकी बातों को सुन रहा था। तोते ने कहना शुरू किया, देखो मैना, ये दोनों मित्र हैं। इनमें से एक राजा का पुत्र है और दूसरा मंत्री का। ये जो राजा का पुत्र है, इस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ दिनों बाद इसकी शादी होने वाली है। मैना बोली, इसमें मुसीबत कैसी? तोता बोला, सबसे पहली मुसीबत तो तब आएगी जब बारात आएगी। जब बारात रास्ते में एक सूखी नदी पार करेगी, बाराती तो तब सब निकल जाएंगे, लेकिन जब दूल्हे की पालकी निकलेगी तो नदी में पानी आ जाएगा और पालकी बह जाएगी। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात के नदी पार करने से पहले पालकी को पार करा दें, इससे राजकुमार बच जाएगा। तो दूसरी मुसीबत आएगी जब बारात नगर में पहुंचेगी और पालकी को मंडप से उतारा जाएगा तो अचानक कहीं से शेर आ जाएगा और दूल्हे पर हमला कर उसे मार देगा। अगर कोई सुन रहा हो तो कोई सावधान रहे और उस शेर को मार दे। जब राजकुमार इससे भी बच जाएगा तो एक आफत और आएगी। जब बारात लौट कर आएगी तो एक बरगद का पेड़ के नीचे ठहरेगी। राजकुमार भी एक और लेट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लेटेगा, पेड़ की एक डाल टूटकर राजकुमार पर गिरती और वो मर जाएगा। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात को वहीं छोड़कर राजकुमार को थोड़ा और आगे ले जाए और दूसरे पेड़ के नीचे ठहरे। अगर राजकुमार इससे भी बच गया तो एक मुसीबत और आएगी। जब पहली रात राजकुमार अपनी राजकुमारी के पास सोएगा तो आधी रात में एक काला सांप आएगा और राजकुमार को डस लेगा। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर वहां पहरा दे तो सांप को मार दे। अगर राजकुमार इससे भी बच गया तो दूसरे दिन एक नागिन भी आएगी और राजकुमार को काट लेगी। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर पहरा दे तो नागिन को मार दे। जब इन सब मुसीबतों से राजकुमार बच गया तो बहुत दिनों तक जिएगा और राज्य करेगा। लेकिन एक बात और मैना, यदि कोई ये सुन रहा हो तो वह ये बात किसी को न बताए, वरना वो पत्थर का बन जाएगा। मैना ने पूछा, यदि वो पत्थर बन जाएगा तो फिर से आदमी नहीं बनेगा? तोता बोला, हाँ बन सकता है। यदि राजकुमार अपने होने वाले पहले लड़के का खून उस पत्थर पर डालेगा तो वो आदमी जीवित हो जाएगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। रात बीत चुकी थी। विनय सोच में पड़ गया, पर अंदर ही अंदर खुश भी था कि वह अपने दोस्त की जान को बचा पाएगा। दिन निकला और दोनों दोस्त अपने नगर में लौट आए। कुछ दिनों बाद उदय के विवाह की तैयारी होने लगी। ठीक समय पर बारात रवाना हुई। विनय भी साथ चला। चलते चलते रास्ते में सूखी नदी पड़ी। विनय ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पहली पालकी को आगे निकालने दो। जैसे ही पालकी दूसरी तरफ पहुंची ही नहीं कि नदी में बाढ़ आ गई। जरा से देर हो जाती तो पालकी डूब जाती। विनय ने सोचा, चलो पहली बला टली। बाराती भी खुश हुए। जैसे ही बारात नगर में पहुंची, राजकुमार पालकी से निकला, तभी एक शेर आ गया तो राजकुमार पर हमला करने के लिए कूदा। विनय इस बात के लिए तैयार था। उसने तलवार से शेर पर प्रहार किया और उसे मार दिया।
विवाह संपन्न हुआ और बारात विदा हुई। चलते चलते रास्ते में एक घना बरगद का पेड़ मिला। उसकी नीचे बारात ठहर गई, लेकिन विनय ने उदय से कहा, चलो हम लोग आगे चलें, 4 कदम पर ही इससे भी बढ़िया जगह है। वो 2 कदम चले ही थे कि उस पेड़ की एक शाखा टूट कर गिरी जहाँ पहले उदय बैठा था। बला टली तो वो बच गया। बारात लौटकर घर आ गई। विनय ने सोचा, अब 2 ही मुसीबत रह गई है। राजकुमार को इससे बचाना चाहिए, पर राजकुमार को के कमरे में छिप कर कैसे जाऊंगा? यदि उदय ने मुझे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया तो और बदनामी होगी सो अलग, लेकिन कुछ भी तो अपने दोस्त की जान तो बचाने ही होगी। ऐसा सोच विनय पहले ही राजकुमार के कमरे में जाकर छिप गया। रात हुई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक काला सांप आया और राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा। विनय तो उसकी ताक पे बैठा ही था। उसने तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को ढाल के नीचे रखकर चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आया और घर आकर सो गया। दूसरे दिन भी विनय राजकुमार के कमरे में छिप गया। आधी रात में राजकुमार के बगल से होती हुई एक नागिन राजकुमार की ओर बढ़ रही थी। तभी विनय ने अपने खंजर से उस पर हमला किया और उसे काट दिया। नागिन के खून की एक बूंद छिटक कर राजकुमारी के गाल पर आ गई। विनय ने सोचा कि यदि ये खून राजकुमारी के मुंह पर चला गया तो राजकुमारी मर सकती है। उसने सोचा, यदि किसी कपड़े से इसे साफ करता हूँ तो राजकुमारी जाग सकती है। वो आहिस्ता से राजकुमारी के तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने खून साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उदय जाग गया। विनय को इस अवस्था में देखकर उसका खून खोल उठा। बोला, धोखेबाज कपटी, बता तू इस समय यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी पर इस तरह क्यों झुका है? और उसने तलवार उठाकर विनय पर तान दी। विनय चुप खड़ा था। उदय ने क्रोध से कांपते हुए कहा, जल्दी बता, नहीं तो इस तलवार से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विनय सोच में पड़ गया। अगर मैं इसे सब बता दूं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और यदि नहीं बताता हूं तो ये मुझे मार देगा और बदनामी होगी सो अलग। उधर राजकुमार का संदेह बढ़ता जा रहा था। दांत पीसकर वो बोला, दोस्ती का ये बदला? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनय सोचा, उदय, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हारा नमक भी खाया है, लेकिन बस तुम मेरे आने का कारण मत पूछो। बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन उदय ने अपने गुस्से में एक ना सुनी और बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ, नहीं तो मेरी ये तलवार होगी और तुम्हारा सिर। विनय क्या करता? उसने सारे बात उदय को बताई और वो मरी हुई नागिन और ढाल के नीचे मरा नाग भी दिखाया। अंत में उसने कहा, अब तुम्हें विश्वास हुआ, लेकिन देखो मैं पत्थर हुआ जा रहा हूँ। सारा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। सिर बचा है वो भी पत्थर का ही हो जाएगा। उदय चीख पड़ा, ये क्या विनय? विनय ने कहा, तोते ने कहा था कि यदि कोई 10 वेद किसी को बता देगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। विनय ने कहा, उदय, मैं जानता हूँ तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन तोते ने बताया था कि मैं फिर जीवित हो सकता हूँ जब तुम अपने पहले पुत्र का खून पत्थर पर चढ़ाओ। इतना कहते कहते विनय पूरा पत्थर का हो गया। विनय बहुत दुखी हुआ और उस पत्थर को बाहों में भरकर बैठा रहा। 3 साल बाद उदय राजा हो गया, लेकिन विनय की याद उसे सताती रहती थी। ना उसका मन खाने पीने में लगता था और ना ही राजकाज में। कुछ दिनों बाद उदय के एक लड़का हुआ। सारे राज्य में खुशी मनाई जा रही थी, पर उदय को विनय की वो अंतिम बात याद थी, मैं फिर से जीवित हो सकता हूँ यदि तुम अपने पहले लड़के का खून मुझ पर चढ़ाओ। उदय के सामने परीक्षा की घड़ी थी और अपने पुत्र और दूसरी और मित्रता। उसने रानी से कहा, तुम्हें याद है कि विनय ने उस रात क्या कहा था? रानी के चेहरे के रंग उड़ गया और वो कांपने लगी। उदय ने कहा, विनय को जिंदा करना होगा। रानी ने चुपचाप नवजात शिशु को राजा के हाथ में थमा दिया। राजकुमार ने उसे पत्थर के पर लेटाया और तलवार निकाली, लेकिन उसका हाथ नहीं चला। शिशु मुस्कुरा रहा था और रानी सन बैठी थी। उदय ने दोबारा तलवार उठाई, पर उसके हाथ कांपने लगे और तलवार हाथ से छूटकर बच्चे की उंगली पर जा लगी। उंगली कट गई और खून निकलकर उस पत्थर पर पड़ा। धीरे धीरे विनय पत्थर से इंसान बनने लगा। थोड़ी देर में ही विनय जिंदा हो गया। उदय ने उसे उठाया और दोनों मित्र गले लगकर थोड़ी देर तक रोने लगे और उस दिन से वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सच्ची मित्रता, दिल छू लेने वाली कहानी आपके भी दिल को छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।